कश्मीर ने जो ये खूबसूरती का ताज पहना है, ये ताज बना है कई सारे छोटे बड़े हीरों से, और इन्हीं में से एक हीरा, या फिर शायद ये बोलूं कि एक कोहिनूर है, गुरेज वैली। कश्मीर के नॉर्दर्न मोस्ट रीजन में छिपी ये जगह इंडिया के लीस्ट एक्सप्लोर्ड रीजन्स में से एक है। तो अगर इस बार आप हमारा कश्मीर के इस ड्रीम लैंड में जाने का सपना सच होते हुए देखने के लिए तैयार हैं, तो चलते हैं फिर। कश्मीर ऐसी जगह है जो आपको अपनी एन्चेंटिंग ब्यूटी से इम्प्रेस करने से कभी भी नहीं चूकती। गुरेज में आते ही हमें ग्रीट किया जाता है ऐसे दृश्य और आवाजों से कि हमारी सेंसेस एकदम जाग उठती हैं। आंख खुलते और खिड़की से पर्दा हटाते ही मैंने भी कुछ ऐसा देखा कि बाहर जाने से खुद को रोक नहीं पाया। इन गांवों और खेतों से गुजरते हुए मुझे ऐसा लग रहा था मानो किसी पेंटिंग में बस चलता चला जा रहा हूं। पहाड़ों में अटके हुए बादल, पत्तों और फूलों से लटकती हुई ओस और सुबह की ये मीठी मीठी धूप, ऐसा लग रहा था जैसे कंबल ओढ़े मैं अभी भी अपने सपनों की दुनिया में ही खोया हुआ हूं। भले ही सच हो या सपना, बस दिमाग में ये चल रहा था कि कहीं गलती से भी अलार्म ना बज जाए, क्योंकि गुरेज की इन धीमी धीमी प्यारी सी आवाजों से अब दूर जाने का मन नहीं था। इन कच्चे रास्तों, लकड़ी और टीन के बने हुए घरों और वहां रहने वाले लोगों को उनकी डेली रूटीन स्टार्ट करते देखते हुए मैं थोड़ा ज्यादा ही आगे निकल आया। और जब यहां तक आ ही गया था तो सोचा थोड़ा और सही, आखिर देखें तो कि गुरेज की ड्रीमी दुनिया यहां के हाईएस्ट पॉइंट खंडियाल टॉप से कैसी दिखती है। श्रीनगर से गुरेज करीब 125 किलोमीटर दूर है। 6-7 घंटे के इस सफर में असली मजा आता है जब इस रूट का हाईएस्ट पॉइंट राजदान पास क्रॉस करते हैं, क्योंकि इसके बाद से ही टेम्परेचर, नज़ारे और मूड ये सब चेंज होना शुरू हो जाता है। इस पूरे स्ट्रेच में कई सारे चेक पोस्ट आते हैं जहां हर बार आईडी प्रूफ दिखाना पड़ता है। जहां तक मुझे पता है यहां आपका ओरिजिनल आधार कार्ड ही एक्सेप्ट होता है, तो इसीलिए वो कैरी करना एकदम मैंडेटरी है। इस जर्नी में जैसे ही आपके रास्ते में एक वास्ट ब्लू वाटर बॉडी आए जिसको देख के थोड़ी देर तो गाड़ी रोकने का मन करे, तो बस समझ जाइए कि आप पहुंचने वाले हो। ये है किशनगंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट से बना हुआ रेजर्वॉयर, और यहाँ के रंग ऐसे हैं कि लगता है किसी एल्पाइन लेक के सामने खड़े हैं। क्या ही लैंडस्केप है यार, उफ, ऐसा लग रहा है
लद्दाख और कश्मीर का ना मिक्सचर सा हो गया है। बैरन माउंटेन्स दिख रहे हैं और उसके साथ साथ फॉरेस्ट, नीचे ये इतना ज़्यादा ब्लू है। अभी एक्चुअली थोड़ा सा सन ऑलमोस्ट शाम होने को आई है, तो सनसेट ऑलमोस्ट हो गया है, उस पहाड़ के उस तरफ चला गया। अदरवाइज जब स्टार्टिंग में ये दिखने लगा इट वॉज लश ब्लू एकदम, उफ ज़बरदस्त। गुरेज में रहने के लिए दो तरह के ऑप्शंस हैं, या तो यहाँ के मेन विलेज दावर में बने हुए होटल्स या गेस्ट हाउसेस, या फिर रिवर साइड पे बने हुए कैंप्स। सितंबर एंड तक ज्यादातर कैंप साइट्स बंद हो चुकी थी और हम मेन मार्केट में नहीं रहना चाहते थे, इसीलिए थोड़ा भीड़ भाड़ से दूर हम रुके इस बजट गेस्ट हाउस एल्पाइन रिजॉर्ट में। यहाँ के रूम्स और सर्विस बाकी जगहों की तरह एवरेज ही थे, लेकिन यहाँ का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था इसकी लोकेशन। दावर के ऑलमोस्ट हर कोने से एक कांस्टेंट व्यू जो दिखता है वो है ये पिरामिड शेप्ड माउंटेन हब्बा खातून। पहली नजर में ही ये पहाड़ एक अलग सी छाप छोड़ जाता है। इसके पीछे की कहानी पे हम कुछ देर बाद आएंगे, लेकिन इसको देख के ऐसे लगता है जैसे पूरे गांव की रखवाली करने में ये दिन रात खड़ा रहता है। और इसी के पास से बहती हुई किशनगंगा नदी, जिसकी आवाज एक कांस्टेंट साथी की तरह आपके साथ रहती है और पूरी वैली से बहते हुए निकल जाती है सरहद के उस पार जहां इसे नीलम नदी बोला जाता है। सुबह हो या शाम इसके किनारे चलना या कुछ देर बैठना सही में मन और ट्रैवल दोनों की भाग दौड़ को स्लो और काम कर देता है। गुरेज की खूबसूरती ना सिर्फ इसके नेचुरल एलिमेंट्स में है, बल्कि इसकी सिंप्लिसिटी में भी है, और कैसे वो धीरे धीरे आपको मुग्ध करती जाती है पता ही नहीं चलता। दावर गुरेज के सभी गांवों में से सबसे बड़ा और सेंट्रल है, इसीलिए ऑलमोस्ट सारे होटल्स और गेस्ट हाउसेस इसी 1 किलोमीटर के रेडियस पे बने हुए हैं। लेकिन यहाँ की मेन मार्केट छोड़ के अगर अंदर की गलियों को एक्सप्लोर करें तो यहाँ के कल्चर, ट्रेडिशंस और लाइफस्टाइल को और करीब से देख पाएंगे। हिस्टोरिकली गुरेज पार्ट था एंशिएंट दर्दिस्तान का। ये ओल्ड सिल्क रूट पे पड़ता था जो कश्मीर को कनेक्ट करता था गिलगिट बल्टिस्तान से, और इसीलिए गुरेज में रहने वाले लोगों की एंसेस्ट्री अभी भी ट्रेस की जा सकती है उसी रीजन से। यहाँ की लोकल एथनिसिटी को दर्द शीन ट्राइब कहा जाता है और बोले जाने वाली लैंग्वेज है शीना। ना सिर्फ ये भाषा, लेकिन यहाँ के ट्रेडिशंस, कस्टम्स, पहनावा सब कश्मीर के बाकी हिस्सों से थोड़ा अलग है। लेकिन विद टाइम अब ये सब चीजें धीरे धीरे खत्म हो रही हैं, और ये देख यहाँ के एक लोकल ने अपने घर को ही एक छोटे से म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया है, ताकि नई जनरेशन को भी उनके पास्ट ट्रेडिशंस की नॉलेज रहे।
देखिए सर, सबसे पहले मैं एक टोपी की बात करूंगा। हाँ जी। वो टोपी आपके साथ नीचे है जी जी। ये 100 ईयर्स ओल्ड हमारे लेडीज जो थे वो जो इनमें जो लगा है वो जेवरात जी, ये जो है 93 ईयर्स ओल्ड है। ये 93 ईयर्स ओल्ड है? या सर 93 ईयर्स ओल्ड दिस। ये हमारे पुराने मतलब 100 साल पहले, अभी तो मैंने जब मेरी भी एज हुई तो मैंने, मेरी माँ भी बोलती है कि उसने भी नहीं देखा है, ये लगाते थे। अच्छा। लेकिन पुराने लोग जो मेरी दादी थी, मेरी नानी थी, वो बोल रहे थे, इसको हम दूरी बोलते हैं अपनी भाषा में। ये जो है ये इसके साथ जो लगे हैं ये 93 ईयर्स ओल्ड है दिस। ये हमारी लेडीज की चश्मे बुलबुल, ये मशहूर हमारी स्वेटर है। चश्मे बुलबुल मतलब क्या है? चश्मे बुलबुल, चश्म जिनके जो आप देख सकते हैं, ये जो इनके बन रहे हैं ये डिजाइन, ये 3 कलर, हाँ, 3 कलर ऊन मिला के जो बनता है इसको चश्म बुलबुल बोलते हैं। अच्छा। ये आप देख सकते हैं, ये लेडीज पर्पस है, इसके लिए एक चेन लगाई जाती थी। और ये इसकी एज 25, 27, 30, तो अभी ये आप देख सकते हैं। मुझे लग रहा है तो इनका तो 40 साल तो कुछ हुआ नहीं। ये 40 साल पुराना है? नहीं, ये 27 साल पुराना। ये 27 साल पुराना है। और ये जो है ये 21 साल पुराना है, आप देख सकते हो। और लगाया है इनको बिल्कुल, मगर लगा मतलब पहना है, पहन के जो इसके 21 साल निकले हैं, तो ये मशहूर था। और साथ भी उसका जो है ये थी इसका साइज देखिए कितना बड़ा है। हाँ, ये जो है ये उनके पास था, क्योंकि ये आप पता है यूं ही ये लगा के वो आते थे, ये कोट और टोपी होती थी उनके साथ, ये लगा के जब आते थे दूर से पता लगता था भाई आज कोई फैसला तो होना ही है। क्योंकि वहाँ यहाँ के लोग जो अपने नंबरदार हो या वो बात ही नहीं थी, कोई फैसला करना होता, कोई जमीन का होता, वो वही कहते ये सौदी घर में चले गई तो वो बात ही नहीं थी कि तीसरा आदमी बात कर, कोई कुछ बोल सके। लेकिन बात जो थी वो इंसाफ की होती थी उन दिनों। ये नहीं होती थी कि भाई उसके साथ जमीन का जुल्म हुआ है, वो पहले तो यहाँ वो चीजें, वो क्राइम नहीं होता था। अच्छा, ये दूसरा रूम है? ये मेरा दूसरा रूम है जी। यहाँ पे जो है ये 65 का है, 1965 का। अच्छा। ये अब्दुल सलाम लोन साहब यहाँ, ये चरखा है क्या? ये चरखा है। हाँ, इसमें हमारे जो वोलन जो है ना, हाँ जी, हाँ जी, समझ गया, बिल्कुल। ये थे उसको बनाते थे इसमें। आजकल भी होता है कहीं यूज ये? या अच्छा। हमारे टिलेल में अभी भी ये यूज हो रहा है, गुरेज में भी हो रहा है। अच्छा। और यहाँ से जो है ये घड़ी थी, ये घड़ी है 74 ईयर्स ओल्ड, उन दिनों की वॉच है। और ये जो है ये 88 ईयर्स ओल्ड है, ये मेरी नानी का है। ये कोई ज्वेलरी है? ये ज्वेलरी है। अच्छा। ये उसको सासू माँ ने गिफ्ट की थी, मेरी नानी को। नानी को उनकी सासू माँ? अच्छा। यस। तो आप उसने जाके मेरी मदर को दिया गिफ्ट। ये जो जूते यहाँ पे रखे हुए हैं, जी, ये कौन से हैं? ये जूते जो है मुझे यहाँ गुरेज, मरकुट गुरेज से मिले हैं ये। जिसने मुझे ये दिया है वो बोलता है यार पता नहीं ये कब के। ओह। बशीर जी का ये इनिशिएटिव भले ही एक छोटे से स्केल पे ही सही, बट एक स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल सेट करता है कि हमारा आने वाला कल हमारे पास्ट और हमारी कल्चरल आइडेंटिटी को संभालने पे भी डिपेंड करता है। उनका अपने कल्चर के लिए पैशन ना सिर्फ इस म्यूजियम में जमा की गई चीजों में बल्कि उनकी आवाज में भी झलकता है। उम्रे गुहूस बेमार वो म्यो यार पारग बे ने आशने बेन है, यानी आंसू ने आशने बेन है दार वो म्यो यार पारग बे उम्रे गुहूस बेमार वो म्यो यार पारग बे। थैंक यू। दर्दशीन कम्युनिटी की हेरिटेज को प्रिजर्व और प्रमोट करने के लिए इसी साल इंडियन आर्मी ने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर एक कल्चरल सेंटर का इनॉग्रेशन किया। ये इनिशिएटिव उनका कमिटमेंट दिखाता है इस रिमोट रीजन को मेन स्ट्रीम डेवलपमेंट से कनेक्ट करने का, लेकिन साथ ही उनकी लेगेसी को भी आगे बढ़ाने का। वहाँ के
दावर के लोकल म्यूज़ियम के बाद फाइनली ये एक म्यूज़ियम है जो यहाँ की आर्मी ने बनाया है। अनफॉर्चुनेटली हमें पता नहीं था, मंडे को आया है, मंडे को ये क्लोज्ड है, बट एटलीस्ट बाहर से जो स्ट्रक्चर है, एक तो पता चला कि अभी हार्डली 1 महीना ही हुआ है इसको ऑपरेशनल हुए, बहुत ही सुंदर, वेरी थॉटफुल, एंड वही है कि थोड़ा सा ब्लेंड करता है यहाँ पे हर चीज़, मिट्टी, लकड़ी, इन्हीं सब चीज़ों से बनाई है। ये जो फ्रेम बनाया है जिसमें हब्बा खातून एकदम बहुत ही खूबसूरत एकदम कैप्चर होता है उसी फ्रेम में, लेकिन मेरी जो नज़र सबसे पहले गई ना, अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग एल्स, इज़ दीज नेम्स। इनमें से जो ये जितने भी नाम हमें दिख रहे हैं, कमरी, स्कार्दू, अस्तौर, हुंजा वैली, ये जगहें हैं पाकिस्तान में। इनमें से बाकी नाम तो मुझे नहीं पता थे, स्कार्दू और हुंजा वैली पता है, बिकॉज दीज आर ब्यूटिफुल प्लेसेस। मैंने इनकी फ़ोटोज़ देखे हैं, वीडियोज़ देखे, और यहाँ देख के रियलाइज़ हो रहा है, इमेजिन वी आर जस्ट 100 किलोमीटर्स, 15 किलोमीटर्स, कमरी सिर्फ 15 किलोमीटर है यहाँ से, अस्तौर 45 किलोमीटर, वी आर ऑलरेडी हियर, ऑलमोस्ट हियर, बट या सो नियर येट सो फार। यहाँ पे पूरी ये तारें लगी हुई हैं, मेरे को लगा ये लाइन ऑफ कंट्रोल है, बट मुजम्मिल भाई ने अभी भी बताया कि नहीं, लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं है, वो सिर्फ इन्फिल्ट्रेशन के लिए यहाँ तारें लगाई हैं। जो LOC है वो और इस पहाड़ी के उस साइड है, बट हाँ यार, इतना पास। और यहाँ से अब लोगों से भी बात करके, जब आज बशीर जी से बात कर रहा था तो वो यही बता रहे थे कि जो ये दर्दशीन कल्चर है, इट्स एग्जैक्टली as it is there in गिलगित बल्तिस्तान, और बुरा लगता है बट कुछ कर नहीं सकते, जो है सो है, बट या इट्स अ डिफरेंट फीलिंग, इतना पास यहाँ पहुँचना। ऑफ कोर्स मैं करतारपुर भी गया हूँ, लेकिन यहाँ खुले में जहाँ आपको पता चल रहा हो कि जस्ट इस पहाड़ी के पीछे, इनफैक्ट आते हुए हमें एक माउंटेन व्यू ने दिखाया था जहाँ पे पाकिस्तानी आर्मी का बंकर था, so yeah, very close. बॉर्डर के इतने पास होने की वजह से कुछ साल पहले तक गुरेज आने पे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस थे, लेकिन जब से इसे टूरिज्म के लिए ओपन किया गया है तभी से यहाँ फुटफॉल महीने दर महीने बढ़ता ही जा रहा है। जहाँ 2 साल पहले तक कुछ छोटे मोटे ढाबे या रेस्टोरेंट्स हुआ करते थे, वहाँ अब धीरे धीरे न्यू एज कैफेज भी खुल रहे हैं। इसी को फर्दर प्रमोट करने के लिए इंडियन आर्मी ने शुरू किया लॉग हट कैफे, जिसका पर्पस है यहाँ की लोकल इकोनॉमी को और बूस्ट करना। तो दावर घूमने के बाद अब बात करते हैं यहाँ के सबसे प्रोमिनेंट लैंडमार्क हब्बा खातून की। हब्बा खातून का नाम पड़ा यहाँ की एक 16th सेंचुरी की फेमस पोएटेस के नाम पे। इसके पीछे एक ट्रैजिक कहानी भी है। ऐसा कहा जाता है कि हब्बा खातून की शादी हुई थी यहाँ के एक राजा के साथ। जब अकबर कश्मीर पे कब्जा करना चाहते थे तो उन्होंने इन राजा को दिल्ली बुलाया और बंदी बना लिया। इसी गम में हब्बा खातून ने अपना महल छोड़ दिया और कई सारी पोएम्स और गाने लिखे। लोग आज भी मानते हैं कि इन्हीं वादियों में अभी भी उनके गाने गूंजते हैं। तो अब जब भी आपका गुरेज जाना हो तो इस जगह को सिर्फ एक पत्थरों के पहाड़ की तरह नहीं, बल्कि इसके पीछे की कहानी भी याद रखिएगा।
ये हब्बा खातून जो है ये स्प्रिंग है, इसका पानी बहुत ठंडा रहता है और बहुत साफ शफाफ। जमता है? नहीं, ये कभी नहीं जमता। सर्दियों में भी पूरा टाइम? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत साफ। और इतना ही रहता है या फ्लो इसका बढ़ता है? काफी फ्लो रहता है, काफी होता है। अभी तो जैसे काफी कम था इसका। अभी ये जून जुलाई अगस्त में इसका फ्लो बहुत ज्यादा होता है। ये आपके घर से कितना पड़ा दूर? ये हमारे घर से तकरीबन 2 किलोमीटर दूर है। 2 किलोमीटर। और उस टाइम पे बचपन पे जब आना होता था तब गाड़ियाँ वगैरह होती थी? नहीं होती थी। आर्मी की वो छोटी ट्रक चल रहे थे, हम आर्मी वाले को हाथ दे रहे थे, तो वो हमें बिठा रहे थे उस पर, फिर आके हमें वहाँ छोड़ देते थे रास्ते में, फिर यहाँ से हम पैदल आते थे। यहाँ पे हम वो चाय बनाते थे, केटल लेके आते थे। अच्छा। बहुत इंजॉय करते। तो यहीं पे ही चूल्हा बना? अभी आते हुए भी हमने कहीं तो देखा ना कि कहाँ पे ये पीछे ये चूल्हा बना। तो इन दिनों में वो पार्ले जी बिस्कुट मिलते थे। पार्ले जी बहुत खाए, ट्राउट फिश भी बहुत खाए, लेकिन हब्बा खातून तो कभी मिली नहीं। तब की लाइफ कैसे हुआ करती थी शुरू में? बचपन की लाइफ ऐसा लगता था कि शायद हम भगवान की पीठ के पीछे पैदा हुए, शायद हमें वो भूल गए। अच्छा। लेकिन अल्लाह का करना, उसने हमें इस तरह से जगाया, पूरा दुनिया यहाँ आने लगी। बिल्कुल। तो वो उस वजह से बहुत अच्छा लग रहा है। तब एकदम ही, क्योंकि राजस्थान पास अभी आजकल ही 4 महीने 6 महीने बंद रहता है, तब तो मेरे ख्याल से और ज़्यादा बर्फ़ पड़ती होगी। बर्फ़ तो कंटिन्यू ज़्यादा पड़ रही थी उन दिनों में, काफ़ी बर्फ़ होती थी, कम्युनिकेशन नहीं होता था, रोड नहीं होता था, आने जाने का कोई जरिया नहीं था। आप फिर कभी गए थे श्रीनगर? 2-4 चक्कर किए मैंने, बांडीपुरा तक 85 किलोमीटर था, मुझे अभी भी याद है। मेरा एक छोटा बैग था, बैग में 2 किताबें और एक पेंसिल, रबड़, शार्पनर और पानी की बोतल, 2-4 रोटियां और दाल चाल और ये मक्खन शक्कर। हम रात को गए, जेटकुशी नाले में रुके, अगले दिन सीधा बांडीपुरा। गए कैसे आप? पैदल गए पूरा बांडीपुरा तक? 85 किलोमीटर पैदल गए। तो बहुत याद आती है इस एरिया की भी मुझे आज भी। तो जो भी यहाँ पुराने बुजुर्ग थे वो कहते हैं जिसका प्यार परवान नहीं चढ़ेगा, एक बार हब्बा खातून पहाड़ के दामन में जाए, अपने पाँव धो ले और अपनी जो विश है वो पूरी हो जाएगी। आप वहाँ जाके पाँव धो लो। और हमने बहुत बार धोए और उम्मीद है डन हो जाएगा। 100% हो जाएगा। गुरेज जब से ओपन हुआ है तब से यहाँ कई सारे चेंजेस आए हैं। जहाँ पहले पूरे साल भर में 500-700 टूरिस्ट आते थे, अब एक महीने में ही 30-40 हज़ार आते हैं। ऑफ कोर्स इसका बेनिफिट यहाँ की इकोनॉमी को मिलना शुरू हुआ है, बट इसके साथ साथ एक सीरियस नेगेटिव इम्पैक्ट भी हुआ है। पहले आप ना मेरे आसपास जितना भी सराउंडिंग जो नज़ारे हैं वो देखो, 360 डिग्रीज ऑफ माउंटेन्स। उसके बाद मेरे राइट में रिवर को देखो, उसके बाद जितना यहाँ एकदम लश ग्रीन ग्रासलैंड्स हैं वो देखो। लेकिन इस सब के बाद ना वी आर सराउंडेड बाय कचरा ऑन ऑल साइड्स। इतना ज़्यादा कचरा ना, जितना मेरा एक्साइटमेंट था ना वहाँ से यहाँ तक आने का, और जैसे ही मैंने टेंट देखा, व्यूज़ देखे और उसके बाद देखे ये वाले व्यूज़। इससे पहले आई थिंक हम पदरी जोत गए हुए थे, पदरी पास, वहाँ पे भी मैंने यही कहा था यार, दिस इज़ अ प्रॉब्लम विद कश्मीर एंड आई हैव नो qualms in being very vocal about it. I am sorry to say if you are a Kashmiri, it's really disappointing what you guys do. कोई प्लीज़ इसमें कोई मतलब nobody can deny this fact because यहाँ ये काम टूरिस्ट का नहीं है। अगर है भी तो उसमें इतना % टूरिस्ट होगा, इतना % कश्मीरीज होंगे। अंदर से दिल दुखता है यार। दिस इज easily one of the prettiest places in the world, not just in our country. सब कुछ, कपड़े, जूते, मिल्क कार्टन्स, कोल्ड ड्रिंक्स, क्या क्या नहीं फेंक के गए हैं यार ये लोग।
कैंपिंग, कौन कैंपिंग करेगा यहाँ पे? देखो गुरेज में प्रॉब्लम्स हैं डेफिनेटली। गुरेज में दिन में सिर्फ 4 घंटे लाइट आती है, शाम को 7 बजे से लेके 10-11 बजे तक। गुरेज में पानी उतना इजीली अवेलेबल नहीं है। जितने रैम्पेंट पेस पे यहाँ डेवलपमेंट हो रहा है ना, आई थिंक पीपल एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेशन, एवरीबडी इज जस्ट फोकसिंग ऑन क्वांटिटी, कोई क्वालिटी की बात ही नहीं कर रहा है। हमने यहाँ मल्टीपल होटल्स भी देख लिए, हम भी जिसमें रुके हैं हमने वो भी देख लिया है, उसके अलावा भी 3-4 और देखे, कैंप साइट्स भी देख ली, ये ओपन कैंप ग्राउंड्स भी देख लिए। हर जगह क्लेनलीनेस इज़ अ मेजर प्रॉब्लम। आई एग्री, अगर पानी लिमिटेड है दैट्स नॉट पीपल्स प्रॉब्लम, ठीक है, वो इस जगह का एक हैंडीकैप है। अगर इलेक्ट्रिसिटी लिमिटेड टाइम के लिए आती है वो भी दैट्स नॉट देयर फॉल्ट। लेकिन क्लेनलीनेस, मेंटेनेंस, सर्विस, क्वालिटी कोई ध्यान नहीं देता यार, नहीं ध्यान दे रहा कोई। हर जगह जहाँ देखो कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन, सिर्फ बना रहे हैं होटल्स, बना रहे हैं गेस्ट हाउसेज, होम स्टेज, लेकिन बुरा लगता है यार, बहुत बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। एंड आई डोंट नो, समहाउ इट्स समथिंग टू डू विद कश्मीर। अलग अलग जगह जाओ, ये एक इशू है ही। इतनी मिक्स फीलिंग्स है ना मेरे को यहाँ आके, बिकॉज आई हैव नेवर सीन अ प्लेस लाइक दिस एनीवेयर इन एनी ऑफ द स्टेट्स। जैसी वैलीज़ दिखती हैं, जितने वास्ट ग्राउंड्स दिखते हैं, जैसे शेड्स दिखते हैं। अभी हम थोड़ा सा ड्राई सीजन, मतलब मेन पीक समर्स चले गए हैं, वी आर नियरिंग ऑटम, तो हाँ उतना ग्रीनरी नहीं है। थोड़े टाइम पे ऑल ऑफ दिस विल टर्न इनटू येलो, रेड, ऑरेंज, तो वो एक अलग कलरफुल नज़ारा होगा। आई हैव नेवर सीन एनीथिंग लाइक दिस, बट देयर इज़ अ बिग क्वेश्चन मार्क। विल गुरेज सर्वाइव? रहेगा आने वाले टाइम में? जिस पेस से जा रहा है और जिस डायरेक्शन में जा रहा है ना, मुझे आई हैव माई सीरियस डाउट्स। आई डोंट नो, इट्स वन ऑफ दोज प्लेसेस जहाँ पे यू फील अ डिफरेंट लेवल ऑफ हाई एंड अ डिफरेंट लेवल ऑफ लो एट द सेम टाइम। सो गोइंग बैक विद मिक्स्ड फीलिंग्स। गुरेज आके एक कई साल पुराना सपना तो जरूर पूरा हुआ। यहाँ के बारे में जितना सुना था, जैसा सोचा था, उतना ही खूबसूरत और ड्रीमी पाया। यहाँ एक और देखो तो टूरिज्म की वजह से लोगों के रोजगार और तरक्की के जरिए बढ़े हैं, उनका बाहरी दुनिया से कनेक्ट बढ़ा है और अपॉर्चुनिटीज भी। पर वहीं दूसरी तरफ मेरे मन में एक डर भी बैठ गया है। जिस स्पीड से यहाँ कंस्ट्रक्शन हो रहा है, क्या ये गुरेज जैसी सेंसिटिव और रॉ जगह के लिए सच में फायदेमंद है? एक ऐसी हसीन वादी जो अभी भी काफी रिमोट है, क्या इस अनप्लान्ड डेवलपमेंट के लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स झेल पाएगी? उम्मीद तो यही है कि ये डेवलपमेंट गुरेजी लोगों के लिए और ज्यादा खुशियां और तरक्की लाए और मॉडर्नाइजेशन के साथ साथ यहाँ का कल्चर भी बरकरार रहे। और ऐसी ही उम्मीदों पर ही तो दुनिया कायम है।